वेलकम बैक टू ऑल ऑन माई चैनल एडूमस्ट। सो आज हम फिर से अपनी क्लासेस को जो है रिज्यूम करने जा रहे हैं। कुछ कारणों से हम जो है अपनी वीडियोस को रिज्यूम नहीं कर पाए थे। अब हम फिर से इसको रिज्यूम करेंगे और आज हम पढ़ेंगे। हम रोमांटिक पीरियड्स के हमने राइटर्स जो हैं ब्लेक तक जो है कंप्लीट किया था। अब हम शैली को पढ़ेंगे। पीबी शैली, इनका फुल नेम था पर्सी बैशी शैली। ओके, पीबी शैली की फुल फॉर्म है, पी की फुल फॉर्म है पर्सी और बी की फुल फॉर्म है बायशी, BY S, पर्सी बैशी शैली। इनका टाइम पीरियड 1792 से 1822 तक का इनका जो है टाइम पीरियड है। अब इनकी जो हम बात करेंगे, पहले तो हम इनकी बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका बैकग्राउंड कैसा था। तो ये रोमांटिक पीरियड में मैंने आपको पिछली वीडियोस में अपनी बताया हुआ है कि रोमांटिक पोइट्स को हम 2 जनरेशन्स में डिवाइड करते हैं। सेकेंड जनरेशन में शैली को हम डोनेट करते हैं और ये एक रोमांटिक इनके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक रोमांटिक पोइट थे और ये जो है रेवोल्यूशनरी पोइट्स इनको कहा जाता है। इनको एक रेवोल्यूशनरी पोइट भी कहा जाता है। ये इनके जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही ग्रीक्स थे। ग्रीक इनके जो थॉट्स, जो इनके प्रभाव देखा गया इनके वर्क्स पे, वो ग्रीक्स का प्रभाव देखा गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे प्लेटो से। ओके, अब हम बात करेंगे कि इनकी मैरिड लाइफ के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं शैली, तो मैरी शैली जो थी इनकी वाइफ थी और उससे पहले इनकी एक वाइफ थी हैरियट और उनके साथ इन्होंने शादी की थी, लेकिन उनकी ड्रॉनिंग की वजह से मौत हो गई थी, इसलिए इन्होंने मैरी शैली से शादी की थी। लेकिन शैली जो ही हिमसेल्फ जो थे, ये इनकी जो डेथ हुई थी वो भी इनकी ड्रॉनिंग यानी कि डूबने की वजह से ही हुई थी, क्योंकि ये किसी सेलिंग पे जा रहे थे और बोट इनकी जो है डूब गई थी, तो इनकी मौत भी खुद इसी तरह से हुई थी। ओके, इन्होंने इनके वर्क्स को अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उनके बारे में ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इनका वर्क जो इम्पॉर्टेंट है वो है, सबसे पहला जो वर्क आया था वैंडरिंग जू। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो माना जाता है वो है जेस्ट रोजी। जेस्ट रोजी को क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक गॉथिक नावल है। गॉथिक नावल में एक हॉरर सेटिंग होती है, भूतिया जिसको हम कहते हैं, तो इस तरह का ये नावल होता है। तो जेस्ट रोजी इसी तरह का एक नावल है। वो है सेट इरविन। ओके, तो सेट इरविन का अलग से नाम है द रोसीक्रूशन। ये आप इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए ओनली देख लीजिए। अब इनके जो वर्क्स हैं वो ज़्यादातर 1810 और 1821 तक ही इनके वर्क्स जो हैं प्रोबेबली रहेंगे, तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा। अभी जो इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है अगला, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है और इसको भी आप सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए रखिए। अगर आप चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा डिटेल में ज़रा सा मतलब आप इसको देख सकते हैं। देन इनका जो वर्क है द डेविल्स वॉक। अब ये एक बैलेड है। बैलेड क्या होता है? जिसको हम गा गा के सुनाते हैं, उस फॉर्म में जो होती है उसको बैलेड कहते हैं। जो इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है क्वीन मैप। अब क्वीन मैप जो है वो इम्पॉर्टेंट वर्क है। अच्छा, शैली जो है अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को जो है लिख के ये पैम्फलेट के तौर पे जो है मतलब लोगों में अपने विचार जो है बांटा करते थे, ताकि सबको इनके विचार पता लग जाए। तो क्वीन मैप एक फ़िलोसफिकल पोइम है। ये एक इम्पॉर्टेंट पोइम है कि ये एक फ़िलोसफिकल पोइम है और ये 1813 में लिखी गई है। देन जो है ये आप सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए रखिए, द रेफ्यूटेशन ऑफ डेइज्म इन अ डायलॉग 1814। देन अलास्टर, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। क्वीन मैप भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड ये 1815 में लिखी गई है और ये इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। देन जो इनका इम्पॉर्टेंट वर्क रहेगा वो है सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिसको मैं बोलूँ वो आप सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए रखिएगा और जिसको मैं बोलूँ कि आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना है आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। देन जो है द डेमन ऑफ द वर्ड और उसके पहले वुल्फस्टेन और द मिस्टीरियस बैंडिट चैपबुक, ये आप
नाम आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद में इम्पॉर्टेंट वर्क जो रहेगा वो है मॉन्ट ब्लैक। मॉन्ट ब्लैक जो है 1816 में लिखी गई है। इसमें इन्होंने ट्रैवलॉग की तरह लिखा है। इसमें ब्यूटी उसकी ट्रैवल कर रहे हैं और उसकी ब्यूटी को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं सिटी की, यही इसमें स्टोरी रहेगी। देन हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी 1817 में लिखा गया है और ये एक ओड है, ठीक है। इसमें भी इन्होंने ब्यूटी और स्पिरिट की बात की है। ये इनका सिमिलर वर्क माना जाता है ओड टू वेस्ट विंड की तरह ही। देन इनका इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो है लियोन एंड सिंथिया और द रेवोल्यूशन ऑफ गोल्डन सिटी, भी इसका ही नाम है और इसको अ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी भी कहा जाता है। ये वर्क इनका 1817 में लिखा गया है। ओके, सो ये भी इनका आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए रखना है अपने दिमाग में। ओके, इसमें इन्होंने रिलीजन के बारे में कैसे बात की है, यही सब बातें इसमें चल रही हैं। देन रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, इसका तो नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपको याद रखना है कि ये 12 कैंटोस में लिखी गई है। 12 कैंटोस क्या होता है कि जब आप मान लीजिए कोई ऐसे या कुछ लिखते हैं तो उसको आप पैराग्राफ्स बोल देते हैं, राइट। और पोइम में जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको हम कैंटोस बुला लेते हैं। तो कैंटोस 1817 में लिखा गया है और रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए कि इसमें है क्या। नेक्स्ट जो है हिस्ट्री ऑफ 6 वीक्स, हिस्ट्री ऑफ 6 वीक्स और टूर थ्रू अ पार्ट ऑफ फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड हॉलैंड। अब इसमें आपने क्या देखना है कि हिस्ट्री ऑफ 6 वीक्स है, तो 6 वीक्स में इन्होंने फ्रांस पहले वीक में, सेकेंड वीक में स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हॉलैंड, तो इन्होंने मैरी शेली के साथ में ये घूमते घूमते जो भी अपना इन्होंने टूर लिया था उसमें इन्होंने जो भी इनका हाल देखा और जो भी इनके दिमाग में उस टाइम पे चल रहा था उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है इसमें। देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओजीमेंडियस। ओजीमेंडियस जो है बच्चों को बुक्स में भी दी हुई है ये पोएम। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है शेली का, क्योंकि ये CBSE में बहुत सी बुक्स में प्रिस्क्राइब्ड है। तो इसमें ये है कि इसमें आपको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है वो ये है कि इसमें एक रैमसस नाम के, रैमसस सेकंड आई थिंक है, तो उसके बारे में बात की गई है कि वो किंग है कैसे इजिप्ट का, और सोनेट फॉर्म में इसको लिखा गया है। रहेगा हमारे पास फ्रैंकेनस्टीन और इसका नाम था द मॉडर्न प्रोमेथियस प्रीफेस, ये 1818 में पब्लिश हुआ है। और इसकी बात ये थी इम्पॉर्टेंट कि ये एक ड्रामा था लिरिकल, ठीक है, क्लोजेड ड्रामा था। और इसमें जो है इन्होंने अपने आइडियाज़ को कैसे प्रेजेंट किया है ये भी आपको, ये भी एक गॉथिक नॉवल की कैटेगरी में ही आ जाता है, तो आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है रोज़लिंड एंड हेलन। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो है कीट के बहुत ही एडमायरर थे। इन्होंने कीट को जो राइटर्स ने उस टाइम के, कीट के टाइम के जो निगलेक्ट किया था कीट्स को, इसके लिए इन्होंने जो है क्वार्टरली रिव्यू करके एक मैगज़ीन थी उसको इन्होंने बहुत ही उनको मतलब एक तरह से मर्डर करार दे दिया था कि उन्होंने जिस तरह से कीट्स की डेथ के लिए उन्होंने उनको जिम्मेदार ठहरा दिया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। उसके बाद में द सेंसी अ ट्रेजिडी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है काफ़ी, मैंने एग्ज़ाम्स में देखा भी है इस क्वेश्चन को कि सेंसी एक ट्रेजिडी है 5 एक्ट में 1819 में ये लिखी गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क देन कहा जाता है वो है ओड टू द वेस्ट विंड। अच्छा, ओड टू द वेस्ट विंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1819 में ये लिखा गया है और 1820 में इसको पब्लिश किया गया है। तो इसमें थीम रहती है इसमें होप की, और इसमें विंड को जो है प्रिजर्वर भी कहा गया है, डिस्ट्रॉयर भी कहा गया है। इसमें वो जो है जो एलिमेंट्स हैं हमारे अर्थ के, जैसे कि स्काई, फायर की बात की है। तो इस तरह से उन्होंने इस पोएम में बात की है। जो पेट्रार्कन जो है आयम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा गया है। इसकी राइम स्कीम जो चलती है A-B-A-C-B, फिर चलती है C-D-C और एंड में जो है E-E करके इसकी चलती है। तो 3-3 के ऐसे इसमें बनते हैं। एक स्टैंजा जो है वो 3 का,
3 लाइनों का, फिर एक स्टैंजा 3 लाइनों का, इस तरह कर करके इसमें आप इसकी राइम स्कीम भी देखिएगा, इसमें लिटरेरी डिवाइसेस भी देखिएगा, इसका मतलब सब इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट जो है अ मास्क ऑफ एनार्की 1819 में, ठीक है। इसको मैन ऑफ इंग्लैंड 1890 में, इंग्लैंड इन 1819, फिलोसफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म, ये कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में हमारे आते हैं प्रोमीथियस अनबाउंड। अच्छा, प्रोमीथियस अनबाउंड जो है दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है उसमें ये दिया हुआ था पहले और प्रिस्क्राइब था। तो प्रोमीथियस अनबाउंड एक लिरिकल ड्रामा है, ये एक 4 एक्ट्स में है और 1820 में इसको लिखा गया है। तो ये इसमें भी जो है जो इसके जो कैरेक्टर हैं इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कि कैसे उसको लटकाया हुआ है जुपिटर ने, ऐसे करके उसमें स्टोरी है। आप इसको थोड़ा सा हल्का सा रीड करिएगा, इसके कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसमें जो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ करके स्टोरी को लिखा गया है, ठीक है। इसमें ये भी कहा जाता है कि कीट की जो है कीट की काफ़ी जो एक पोएम थी हाइपरियन, तो उसमें से लेके जो है एलिमेंट्स इसमें भी डाले गए हैं। रोमन जो है मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात इसमें की गई है। नेक्स्ट जो है वो है टू अ स्काईलार्क 1820 में। इसकी लाइंस जो है पेपर में आती हैं, तो आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट द क्लाउड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑडिपस टायरनस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हेलास, इसको आप बस एक माइंड में रखिएगा। हेलास और लिरिकल ड्रामा है 1821 का। देन डिफेंस ऑफ पोइट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत डिटेल में बनते हैं। 1821 में ये लिखा गया है। इसमें जो है इन्होंने रिप्लाई किया है थॉमस लव पीको को, और इसमें 4 एजेस इन्होंने पोइट्री की बताई है। तो उसमें पहली गोल्ड की है, फिर सिल्वर की है, फिर आयरन की बताई है इन्होंने, फिर ब्रॉन्ज़ की बताई है। इस तरह से इन्होंने किया है डिवाइड उसको। ओके, इसमें इन्होंने रीज़न इमेजिनेशन की बात बहुत की है। और इसमें देन ट्रम्प ऑफ लाइफ इनका लास्ट वर्क था। तो इनकी जो काफ़ी सारे वर्क्स जो हैं इनकी वाइफ ने पब्लिश करवाए हैं, मैरी शैली जी ने। तो ये थी कुछ जानकारी शैली के बारे में। और शैली जो नेसेसिटी ऑफ ऑथिज्म मैंने आपको एक वर्क बताया था, तो वो एक शैली का अंडर ग्रेजुएट में ही इन्होंने जो है लिखा था एक पैम्फलेट, और इसकी वजह से उनको यूनिवर्सिटी, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको निकाल भी दिया गया था। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ये कीट्स के एडमायरर थे, प्लेटो के एडमायरर थे। वर्ड्सवर्थ की एक्सकर्जन पोएम से इन्होंने अपनी पोएम जो है क्वीन मॉब में लाइंस लिखी थी, वहाँ से उठा के कुछ। तो इस तरह से ओ टू द वेस्ट विंड, डिफेंस ऑफ पोइट्री, टू अ स्काईलार्क, प्रोमीथियस अनबाउंड, ओzymandias, मॉन्ट ब्लैक, हिम टू इंटेलेक्चुअल, और एडोनिस जो है एलिगी लिखे है। एडोनिस जो एलिगी है ये आपको याद रखना है, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कीट्स के ऊपर में एडोनिस, ठीक है। रिवॉल्ट्स ऑफ इस्लाम के बारे में भी आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो ये था जो है मोटी मोटी जानकारी शैली के बारे में। और तो इतना ही इस शैली के बारे में। अब हम आगे जो है शैली के जो क्वेश्चन आंसर शैली के ऊपर बनेंगे इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो हैं इसकी सीरीज़ में आपके लिए कल लेकर आऊँगी। तो वो भी देखना आप भूलिएगा नहीं। कीप लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।